हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम की सीरीज चल रही थी जो कि जनवरी 2021 कंप्लीट हो चुका है और वो दीप्ति मैम के द्वारा अपलोड किया गया था। कुछ काम का बोझ बढ़ जाने के कारण, जैसे कि वो भी ऑलरेडी लेक्चरर भी हैं, केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं वो, और साथ में वो तैयारी भी करती हैं यूपीएससी की। फिर घर के भी कुछ काम होते हैं, तो इन सब वजहों से उन्होंने इस सीरीज को बीच में ही रोक दिया और अब इस सीरीज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है और इस सीरीज को अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से आप फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है जैसे पेड कोर्स लेने की या फिर कोई डाउट है उसको क्लियर करने की, पेड कोर्स लें ना लें उससे नहीं मतलब, अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो आप बेझिझक आप हमें फ़ोन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं या आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा नंबर भी है और व्हाट्सएप भी हमारा उसी नंबर से है। नंबर है 7827506530। ये नंबर है हमारा। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी है, आप कॉल कर सकते हैं पेड कोर्स अगर ज्वाइन करने के लिए कुछ जानकारी चाहिए, और अगर कोई डाउट्स है तो वो क्लियर करने के लिए आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फरवरी 2021 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पहला वीडियो आज हम देंगे और ये अब सेशन लगातार चलता रहेगा। बीच में हो सकता है कि काम का बोझ कुछ कम हो, वर्कलोड कुछ कम हो, तो फिर से दीप्ति मैम वापस आएँ और वो फिर से वीडियो को कंटिन्यू करें, लेकिन जब तक नहीं आ रहे तब तक ये काम हमें ही करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोगों ने हिस्ट्री ज्योग्राफी के वीडियोस को इतना महत्व दिया, इतना देखा, इतना लाइक किया, आप लोगों ने कमेंट भी किया लोगों ने, ठीक है, उसी तरीके से आप लोग हमारे इस सेशन को भी आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने में आप हमारी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्प की ज़रूरत है हमें, तो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और आप हमारी हेल्प करिए कि आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे फरवरी 2021 के करंट अफेयर की, और पहला वीडियो है। सबसे पहले केंद्रीय बजट की बात करेंगे इसमें। केंद्रीय बजट देखते हैं किसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया। ये कंटेंट जो है वो द हिंदू से और द इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं और ये इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं और जो फैक्चुअल एग्जाम होते हैं, जैसे कंटेंट बेस्ड, कैसे फैक्ट वाले, कितनी बार इन्होंने बजट पेश किया है, फिर आर्थिक सर्वे कौन पेश किया है, किसने पेश किया, ये बजट जो चला वो भाषण कितनी देर का था। इस तरीके से जो एग्जाम्स होते हैं जैसे आरओ लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला वीडियो है
शुरुआत करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया। इसमें यह तो ध्यान रखना है, स्टेटमेंट के रूप में हो या फैक्ट के रूप में, कि यह तीसरी बार निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट तीसरी बार पेश किया गया। ठीक है, तो केंद्रीय बजट होता क्या है? केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट होती है जिसमें सरकार के द्वारा सतत विकास और जो विकास है उनके लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है, उसी को हम बजट बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि इनसे पहले, इनके बजट पेश करने से पहले, बजट जब पेश होता है उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो था, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है पिछली बार का होता है और बजट अगली बार का होता है। आने वाला जो है बजट है और बीत गया वो आर्थिक सर्वे होता है। आर्थिक सर्वे के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कितना खर्च हुआ है, अर्थव्यवस्था कंडीशन कैसी है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। चलिए, तो इनसे पहले, बजट पेश करने से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम भी बोलते हैं उनको, या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने 29 जनवरी 2021 को आर्थिक सर्वे पेश किया है। बजट है 2021-22। तो इकोनॉमिक सर्वे कब का है? 2000। बजट है 2021-22, तो इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21 का। तो ये चीज है, तो इन्होंने पेश किया 2020-21 का बजट, वो आर्थिक सर्वे। इस सर्वे के अनुसार उन्होंने बताया है कि जो 31 मार्च 2021 है वो जब तक खत्म होगा उस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% निगेटिव रहने की संभावना है। इस आर्थिक सर्वे में ऐसा बताया गया था। ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये भाषण कितनी देर का रहा, तो ये भाषण है 162 मिनट का। ठीक है ना। और ये सबसे लंबा रिकॉर्ड है, ये भी ध्यान रखना। सबसे लंबा रिकॉर्ड रहा, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अंत में इसके 2 पृष्ठ पढ़े नहीं गए, इतना लंबा भाषण था। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है बजट के। तो इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे कि कोविड-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि भारत की जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद के 13% से भी अधिक है। एक पॉइंट हुआ। इसके अलावा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विजन भी जारी किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए विजन जारी किया गया, और इसमें क्या है कि इसमें आत्मनिर्भर में क्या है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, साथ में मजबूत अवसंरचना। ठीक है ना। आत्मनिर्भर में किसानों की आय को दोगुना करना और मजबूत अवसंरचना को शामिल किया गया। जो
FY है, फाइनेंशियल ईयर 2022 है, वो 6 स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, इसी में महिला सशक्तिकरण और सुशासन को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना 6 स्तंभ पर आधारित है यह बजट। इसके अलावा इसमें सुशासन, महिला सशक्तिकरण को शामिल किया गया, साथ में आत्मनिर्भर को भी शामिल किया गया। आत्मनिर्भर भारत विजन जारी किया गया, उसमें किसानों की आय को दोगुना करना, साथ में अवसंरचना विकास को भी शामिल किया गया। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 6 स्तंभों में पहली आत्मनिर्भर योजना में 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। ठीक है, आत्मनिर्भर योजना में 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। यह जो है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को मजबूत बनाएगा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को मजबूत बनाएगा, और इसके अलावा भी ये 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। इतने पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा फिर 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है, जिसे 5 साल में घरों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। जल जीवन मिशन जो 5 साल के लिए क्रियान्वित किया जाएगा, वो है 2021 से 2026 तक की बात हुई है। इसमें प्रावधान ये है कि 2,87,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसके अलावा फिर इसका उद्देश्य क्या होगा कि 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरों तक नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने, और साथ में 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना भी शामिल है जल जीवन मिशन के तहत। अब जल जीवन मिशन क्या है देख लेंगे। तो जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में एक योजना लाई गई, ग्रामीण जलापूर्ति योजना। ग्रामीण जलापूर्ति योजना 2019 लाई गई। इसी के एक अंग के रूप में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई। जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई। अब ये जो जल जीवन मिशन है, ये क्या है, भारत में ऐसा 12वां प्रयास है। ये स्वच्छ जल आपूर्ति के क्षेत्र में 12वां प्रयास ऐसा किया गया है स्वच्छ जल जीवन मिशन के रूप में। ठीक है ना। एक आंकड़ा है जल शक्ति मंत्रालय का कि उसने आंकड़ा दिया है कि भारत में मात्र 34% घर ऐसे हैं कि जहां पर नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाई है अभी तक। ठीक है, और इसमें भी एक चीज अभी है कि
स्वच्छ भारत अभियान एक चलाया गया। तो स्वच्छ भारत अभियान के सफल होने के बाद इस योजना पर जोर दिया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। जल जीवन मिशन क्या देखते हैं, इसके शुरुआत की बात करें तो इसकी घोषणा हुई है 15 अगस्त 2019 को। शुरुआत में 2019 में। तो 2019 से लेकर 5 साल का था, 2024 तक की बात हुई है कि सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाना है। यह है आपका जल जीवन मिशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि बजट 2021 में मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 1.42 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का भी शुभारंभ होगा। इसी में दूसरा है, फिर अगला पॉइंट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। इसमें क्या है कि भाई वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या है कि इसमें सभी जो वाहन होंगे वो फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जिसकी अवधि यात्री वाहनों के लिए 20 वर्ष है। ध्यान रखना, यात्री वाहन के लिए 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहन के लिए 15 वर्ष है। यात्री वाहन जो है उनके लिए 20 साल रहेगा और जो सामान की ढुलाई करते हैं वाणिज्यिक वाहन है उनकी अवधि होगी 15 साल की। ठीक है ना। अभी एक चीज और है कि अभी जारी नहीं किया गया था, फरवरी की बात है, तब नहीं जारी किया गया था। ठीक है ना। तो ये इसमें इसलिए ऐसे की जाएगी ऐसा बताया गया है, तो तब नहीं किया गया। फिर इसमें क्या है कि पीवी और सीवी दोनों के लिए फिटनेस टेस्ट न केवल रोजगार, पीवी वही यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहन की बात हो रही, दोनों के लिए फिटनेस टेस्ट न केवल रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक सकारात्मक कदम है, बल्कि एक ऐसा भी कदम जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्तंभ के हिस्से के रूप में एक स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित करेगा। ध्यान रखना, ठीक ना। सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण से राजस्व की कमी, बैंकों की लोन बुक्स पर तनाव कर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। आगे है कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। यह निजी क्षेत्र को टीकाकरण प्रयासों से बाहर रखा जा सकता है। यह उनके लिए एक निराशा है कि प्राइवेट सेक्टर्स को इससे बाहर रखा गया, जो कि एक निराशा का विषय हो सकता है। अगर 255 रुपया पर खुराक पहले चरण में मिश्रित लागत पर होगा, 255 रुपया। 2022 में 68.6 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक को कवर करेगा। इसमें ये चीज शामिल है। आगे भी देखते हैं कि सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 1.97 लाख करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, 1.97 लाख करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए कितना रुपए? 1.97 लाख करोड़। इसके अलावा क्या होगा? 7 टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे 3 साल के अंदर। फिर आगे क्या है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 7400 परियोजनाओं तक
विस्तारित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इंफ्रा पाइपलाइन के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। सरकार नई इन्फोटेक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करने वाली DFI की स्थापना के लिए विधेयक लाएगी। ओके, तो इसके कुछ बिंदु हैं इस तरीके से। एफएम क्या है इसमें? एफएम में फाइनेंशियल मिनिस्टर, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ लंबी अवधि की इंफ्रा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने DFI या नाम है विकासात्मक वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। DFI द्वारा 5 लाख करोड़ रुपए 3 वर्षों में उधार दिए जाएंगे। ठीक है, आगे है निवेशकों के लिए भी कुछ हो। निवेशकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए क्या किया गया? परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जो कि 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय 5.4 लाख करोड़ रुपए देखा गया है, जो साल दर साल 34.5% है। ईयर टू ईयर साल दर साल जो है वो 34.5%। फिर आगे है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए NHAI क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने क्या किया है? इनविट प्रायोजित किया। इस प्रकार 5,000 करोड़ परिचालन मूल्य वाली 5 सड़कें NHAI इनविट को हस्तांतरित की जा रही हैं और ये ऑपरेशनल रोल सड़कों का मुद्रीकरण किया जाएगा। ओके, फिर आगे है कि ऋण निवेशकों के लिए इनविट रीट संस्थाओं में संशोधन धन जुटाने में आसानी करेगा और वाणिज्यिक अचल संपत्ति को गति प्रदान कर भारतमाला परियोजना के तहत 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें तैयार की गई। भारतमाला में इस तरीके से थोड़ा बढ़ा कर देता है, ठीक है, अब सही है। 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें तैयार की गई। भारतमाला में अब तक 3800 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है। मार्च 2022 तक का वो है कि 8500 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो जाएगा। तो मार्च 2022 तक क्या करना है कि 11,000 किलोमीटर NH गलियारे की योजना बनाई जा रही। तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर का NH कार्य जारी इस समय, ठीक है ना। फिर है 7,000 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन संपत्ति को पावर ग्रिड इनविट को हस्तांतरित किया जाएगा। केंद्र राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए और कैपेक्स के लिए स्वायत्त निकाय भी प्रदान करें। हम अधिक पूंजीगत व्यय के लिए फाइनेंशियल ईयर FY मतलब 22 में कैपेक्स ने FY 21 के 4.39 लाख करोड़ की तुलना में कितना है? 5.54 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि वित्त वर्ष 21 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 9.8% है और 2022 के लिए यही हो जाएगा 6.8%। ध्यान रखना 21 में था 9.8, 22 में 6.8 हो जाएगा, ठीक है। यही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये भी ध्यान रखना। साथ में सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए, केरल में 65,000 करोड़ रुपए, बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद केरल, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसी साल में PPP मोड
के जरिए ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को लिया जाना है। इसके अलावा भविष्य के 3 समर्पित फ्रेट कॉरिडोर हैं, ईस्ट कोस्ट, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पर काम जारी भी है। तो ध्यान रखना किन पर काम जारी है, तो 3 पर, ईस्ट कोस्ट, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पर। ठीक है, इसमें क्या है कि इनमें से टक्कर से बचने के लिए उच्च घनत्व वाले रेल मार्गों पर स्वचालित प्रणाली होगी। स्वचालित दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का पूरा 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है, दिसंबर 2023 तक का। ये भी हमें याद रखना है। छोटी कंपनी को अपडेट भी किया गया है, छोटी कंपनी की परिभाषा को भी अपडेट किया गया। कैसे कि कहा गया भाई कि ये 50 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति से करोड़ों रुपए तक जुटाने का प्रस्ताव है। फिर 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए दिए गए। फिर अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करके मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ हो गया, किया जाना है। किसका? अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, 2 अभियान है, इन दोनों को एक साथ मिलाया गया और नाम रखा गया पोषण 2.0। इसमें पोषण संबंधी सामग्री होगी, वितरण होगा, परिणाम को मजबूत करने के लिए आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए गहन रणनीति तैयार की जाएगी। इसकी बात की। फिर भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया। एफएम निर्मला सीतारमण का कहना कि कुल खर्च में 1,07,100 करोड़ रुपए 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। रेलवे के लिए कितना है, तो ये है इस तरीके से। ठीक है, आगे है बीपीसीएल, एयर इंडिया, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सहित कंपनियों का रणनीतिक विनिवेश को 21-22 में पूरा किया जाना। सीतारमण ने क्या किया, ऐसी घोषणा की है। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने ऐसी घोषणा की है। सरकार नीति आयोग से रणनीतिक बिक्री के लिए कंपनियों की अगली सूची तैयार करने के लिए भी कहेगी, इसकी भी घोषणा कर दी गई। आगे भी है, इसके आगे का बिंदु है कि सरकार ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल पेश करने का प्रस्ताव किया है। एक ही पॉइंट ध्यान रखना, सरकार ने राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल का भी प्रस्ताव रखा है इसी घोषणा में, इसी बजट में। फिर 5 साल में सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर मिशन का भी प्रस्ताव रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। स्टार्टअप के लिए कर अवकाश दिया गया है, जो बढ़ा दिया गया, जिसकी सीमा 31 मार्च 2022 तक। ध्यान रखना है कि स्टार्टअप के लिए जो कर अवकाश की समय सीमा बढ़ाएगी वो 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई। फिर हमारे क्षेत्रीय वक्ताओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की स्थापना की जाएगी। यह अभूतपूर्व रूप से इंटरनेट सेवाओं के उपयोग को बढ़ाना है तथा डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इस बात को ध्यान में रख के अनुवाद विभाग के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, फिर 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की योजना है, जो कि गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूल, राज्यों की साझेदारी में होंगे। फिर मार्च 2022 तक स्टील स्क्रैप पर छूट रहेगी, नेफ्था पर सीमा शुल्क लगेगा 2.5% का। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके आगे है 21-22 बजट में सोने चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। कपास पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% और रेशम पर 15 कर दिया गया। तो 16 लाल टन पर सीमा शुल्क कितना है, 5% मात्र कटौती कर दी गई। 5% की कटौती की गई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार
क्या है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। इसमें क्या है कि सबसे प्रतिष्ठित है, इसमें भारतीय सिनेमा, टेलीविजन, संगीत और OTT बेस्ट सेलिब्रिटी को सम्मानित किया जाता है। इसमें दिवंगत अभिनेता है सुशांत सिंह राजपूत, जिनको मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी दिया गया है। और कौन सी मूवी थी इनकी मूवी थी दिल बेचारा करके है, दिल बेचारा थी, उसके लिए इनको दिया गया है। देख लेते हैं क्या है पुरस्कार में। बेस्ट एक्टर फीमेल दीपिका पादुकोण, छपाक के लिए उनको मिला। प्रश्न ऐसे भी आता है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार दीपिका पादुकोण को किस मूवी के लिए दिया गया, किस फिल्म के लिए दिया गया, तो छपाक मूवी के, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर मेल हैं अक्षय कुमार, लक्ष्मी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, गिल्टी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, दिल बेचारा। बेस्ट फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के मेनन, ठीक ना। के मेनन नाम नहीं याद आ रहा होगा, हो सकता है। एक मूवी है सातों छक्के, आप लोग देखे होंगे। तो उसमें स्कूटर पे वो रात में टहल रहे होते हैं, गश्त में आते हैं ना पुलिस वाले, तो पुलिस का रोल रहता है उनका। उस समय मनोज बाजपेयी लाइन कटिया चोरी करते हैं मेरे ख्याल से, लाइन वाइन की चोरी करने का उनका काम होता है वो। तो वो स्कूटर की लाइट चली गई होती है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, तो स्कूटर को आगे से उठा लेते हैं, वो अपने स्कूटर आगे से उठा लेते, फिर उस लाइट से देखते हैं मनोज बाजपेयी को, ठीक है। तो वो हैं के मेनन, तो देख लेना उनको मूवी, अगर नहीं देखना तो देख लीजिए। एक मूवी इनकी है गुलाल, गुलाल मूवी है के मेनन की, बड़ी अच्छी मूवी है, राजपुताना पर बनी हुई है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर हैं अनुराग बसु, लूडो। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल विक्रांत मैसी, छपाक के लिए। राधिका मदान है अंग्रेजी मीडियम, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल कुणाल खेमू को दिया गया, लूट केस के लिए। बेस्ट एक्टर बॉबी देओल को आश्रम वेब सीरीज के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज सुष्मिता सेन को आर्या के लिए दिया गया। और बेस्ट वेब सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट वेब सीरीज है स्कैम 1992, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जो आप इतने दिन से किसी किताब से या किसी वीडियो से या किसी के पढ़ाने से नहीं समझ पाए होंगे, वो उस वेब सीरीज से समझ जाएंगे। स्कैम 1992 बड़ी अच्छी वेब सीरीज है, हमारे ख्याल से 12 या 14 एपिसोड्स हैं उसके, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको, तितलियां को। टेलीविजन सीरीज है कुंडली भाग्य। बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर डब्ल्यू रत्नानी को। स्टाइल दिवा ऑफ द ईयर दिव्या खोसला कुमार है। बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज सुरभि चंदना। बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज धीरज धूपर। परफॉर्मर ऑफ द ईयर नूरा फतेही को, इनका नाम लेते ही नौयुवकों की धड़कन बढ़ती है ना। नूरा फतेही है ना, नूरा फतेही वही है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा चेतन भगत को दिया गया है, ठीक है। तो ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में था। वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो चुकी है। तुमने एक प्रश्न पूछा था, तो वो हमें बता दीजिएगा, और एक बार ना हो तो हम बता देते हैं प्रश्न क्या था हमारा।
प्रश्न ये था कि भारत में जो पहली जनगणना हुई वो कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी और किसके समय में हुई थी? उस समय कोई गवर्नर जनरल था या कोई वायसराय था, जो भी था, कब हुई थी, किसके समय में हुई थी, ये हमें बता दें। क्वेश्चन है ये, आप इस कमेंट में अपने बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करें, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सपोर्ट बना रहा तो इस सीरीज को हम आगे चलाते रहेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।